हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक प्रीलिम 2.0 नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत हमारी कई सारी सब सीरीज चल रही थी, जिसमें हमारी एनवायरनमेंट की सीरीज कवर हो चुकी थी। लेकिन उसी की दिशा में हमने आगे एक और नई सीरीज शुरू की थी आर्ट एंड कल्चर की। आर्ट एंड कल्चर में ऑलरेडी हमारे डे 2 तक के इंपॉर्टेंट कवर हो चुके हैं टॉपिक। आज हम अपने डे 3 के टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे, अर्थात आज हम देखेंगे कि भारतीय नृत्य परंपरा में शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं, लोक नाट्य नृत्य कौन कौन से हैं, और साथ ही जो रंगमंच कला है, कठपुतली कला है, साथ ही और जो पारंपरिक वस्त्र हैं उनकी निर्माण की शैलियाँ क्या हैं, इन सब को कवर करेंगे। काफ़ी मेजर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आप में से किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप में से किसी से मतलब क्या, जो इस बार एग्जाम दे रहे होंगे उनसे ज़रूर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी लेट्स क्रैक आर्ट एंड कल्चर 2.0 सीरीज का डे 3 है, जिसमें आज हम काफ़ी सारे मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। आपको मैं ये टॉपिक कवर कराऊं इससे पहले दो बातें स्पष्ट कर दूं आप में से हर एक बच्चे को, कि हम जो डे बाई डे आपको टॉपिक ये करा रहे हैं एनवायरनमेंट के, तो हर एक डे में कोई एक ऐसा टॉपिक है जिससे इस बार आपका क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक है, मैं आपको ये क्यों नहीं बता सकता हूँ कि किस टॉपिक से पूछा जाएगा, फिर इससे क्या होगा कि आप बाकी टॉपिक नहीं तैयार करोगे, है ना। तो मैंने यही पूरी कोशिश की है कि हर एक वीडियो जो भी मैं बनाऊं वो आपके लिए वेस्ट ना हो। जैसे मैंने आपसे बोला ही था शुरू में जब हमारा प्रोमो वीडियो आया था कि डे 60 का मतलब ही है कि हर दिन हम आपको एक ऐसी क्लास दें जिससे आपका कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन सॉल्व होते हों। ठीक है, तो वही चीज़ है इन क्लासेस में। जैसे मान लीजिए 5 टॉपिक हैं, 5 क्या मतलब 6 टॉपिक, रंगमंच, कठपुतली, पारंपरिक वस्त्र, हस्तशिल्प, वेशभूषा, लोकनाट्य और भारतीय नृत्य परंपरा। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था, संगीत का। ठीक है, उसमें भी कई सारे बेसिक टॉपिक थे। उससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया, धर्म और दर्शन का। तो अब ये जैसे 3 डे हो गए, ठीक है, तो इन 3 डे में से आपसे 100% निश्चित है कि 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। समझ गए। तो बिना अवॉइड किए हुए इन क्लासेस को, मतलब ये मत करना कि हाँ स्किप कर दो, चलो नहीं पढ़ना है, हमने पहले से ही पढ़ लिया। आप कहीं से भी पढ़े होंगे, मुझे यकीन है कि आप जब हमारी क्लास कर लेते होंगे उसके बाद आपको लगता होगा कि सच में आपने जो पढ़ा था वो सूक्ष्म था, लेकिन अब आप जब पढ़ रहे हो वो विराट है। मतलब विराट कोहली नहीं, ठीक है ना, विराट का मतलब स्वरूप में बड़ा है, क्योंकि हमने बहुत कुछ कवर किया है। आप एक बुक केवल कवर करते हो, हमने इसमें लगभग 7 से 8 बुक कवर की हैं, और उन बुक को कवर किया है जो यूपीएससी की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी मतलब नॉर्मल बुक को नहीं दिया है, जैसा कि आप मार्केट में पढ़ते होंगे, अलग अलग संस्थानों की आती हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं। तो देखते हैं आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है भारतीय नृत्य परंपरा के बारे में। मैं इसको शुरू करूं, 2 बातें स्पष्ट कर दूं। पहले हमने आपको एक चीज़ बताई थी क्या, शास्त्रीय नृत्य के बारे में। सॉरी, शास्त्रीय नृत्य तो बताया ही नहीं है। मान लीजिए एक चीज़ है शास्त्रीय नृत्य, एक आपने सुना था इससे पहले क्या, शास्त्रीय संगीत। ठीक है, ये सुना था आपने, ये सुनी थी शास्त्रीय नृत्य। एक आपने और सुना है वर्ड, वो क्या है, शास्त्रीय भाषा। ठीक है, आपने इतने वर्ड सुने हैं कि शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय भाषा, शास्त्रीय संगीत। ठीक है, शास्त्रीय जो नृत्य हैं वो 8 हैं। ठीक है, शास्त्रीय जो संगीत हैं वो 2 हैं। ठीक है, 2 का मतलब हिंदुस्तानी और आपका कर्नाटक। ठीक है, ये आपने पढ़ा था। शास्त्रीय जो भाषा हैं वो हमारे यहाँ कितनी हैं, आपने अच्छे से पढ़ा है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत और उड़िया। मतलब कितनी हो गई, 6 भाषाएं। 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, 2 शास्त्रीय संगीत हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रहेंगी। चलिए, क्योंकि बच्चे कई बार इन्हीं चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इन बातों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। संस्कृत और उड़ीसा शास्त्रीय भाषा है। ठीक है, बाकी आपकी चारों साउथ इंडिया की भाषा, मतलब तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। ठीक है, शास्त्रीय संगीत आपके ये पढ़ाई दिए थे मैंने। तो आज हम शास्त्रीय नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। शास्त्रीय भाषा मैंने ऑलरेडी करंट अफेयर्स में शायद 3 से 4 टाइम पढ़ाया है। आप में से जिन बच्चों ने करंट अफेयर्स हमारी कवर करते होंगे, अब यही फ़ायदा होता है। देखो, एक सिंगल पर्सन पढ़ाने वाले से यही फ़ायदा होता है कि उसको पता होता है कि उसने क्या क्या पढ़ाया है, क्या क्या नहीं पढ़ाया है।
ठीक है। तो मुझे पता है कि मैंने आपको पढ़ाया है, तो इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे कहीं अगर मौका मिलेगा इसी आर्ट एंड कल्चर में तो यहाँ पे भी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप देखिए कि आज शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से आर्ट हैं, तो नाचने के लिए तैयार रहना, ठीक है। पखावज वगैरह, घुंघरू वगैरह सब बांध के तैयार हो जाना। कुछ बच्चे तो ये कहते हैं सर पहले आप नाच के दिखाओ। जैसे मैं अभी एक दिन वीडियो देख रहा था, बड़ा अच्छा वीडियो था, मतलब एक देवी जी ने भेजा था, राजस्थान की एकेडमी है एक उत्कर्ष एकेडमी, तो उनके जो सर हैं मतलब बड़ा अच्छा उन्होंने डांस करके घूमर के बारे में दिखाया। मैंने कहा गजब, बच्चे तो मतलब आराम से पढ़ेंगे, है ना। तो अच्छी एकेडमी है मतलब तैयारी कराने के लिए, उत्कर्ष एकेडमी, ठीक है। देखो कोई भी एकेडमी बुरी नहीं होती, सारी अच्छी होती हैं, आप पे डिपेंड करता है कि आपका लेवल कैसा है, ठीक है। तो देखिए भरतनाट्यम पहला है हमारा शास्त्रीय नृत्य, 8 है, ठीक है। तो 8 को हम एक एक करके पढ़ते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो सके। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा पहला तो यही कि जो भरतनाट्यम है कहाँ का है, तमिलनाडु का है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा इसे क्या कहा जाता है, इसे दासी अट्टम कहा जाता है। तमिल संस्कृत में लोकप्रिय एकल नृत्य है, ये इंपॉर्टेंट है, एकल नृत्य, ठीक है। एकल का मतलब क्या होता है, अकेले नाचना, ग्रुप में या 2 लोगों के साथ नाचना नहीं है, ठीक है। दूसरी खास बात क्या है कि मंदिर की देवदासियों के द्वारा शुरू में इसे परफॉर्म किया जाता था। देवदासी का मतलब ये होता है कि शुरू में मान लीजिए जैसे आजकल की कुछ देवियां हैं इंडिपेंडेंट रहती हैं, ठीक है। जैसे आप में से अधिकांश देवियां में भी हो सकता है अगर लवासना में किसी से नज़रें ना भिड़ी, ठीक है, और परिवार वालों का प्रेशर ना रहा तो आप भी बिल्कुल सिंगल ही रहेंगी, लेकिन ऐसा नहीं कि आप देवदासियां बनेंगी, मतलब देश की फिर सेवा करेंगे, ठीक है, देशवासी बनेंगे, देवदासियां नहीं देववासी बनेंगे, ठीक है। तो आप भी अपना शुरुआती दिनों में ऐसा ही गुजारेंगे, अपना मन है आराम से डांस कर रहे, मन है अपना खा पी रहे, लेकिन ये देवदासी परंपरा उस समय भगवान की स्तुति में, परमपिता परमेश्वर की स्थिति में, माता की स्तुति में उनको प्रसन्न करने के लिए किया जाता था। जैसे आपने जगराता या जागरण में देखा होगा कि जब वो बोलती हैं सामने गायिका कि दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियों की गूंज के साथ बोलिए राधे 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 राधे, तो लोग नहीं दोनों हाथ उठा के फिर नाचने भी लगते हैं, वो भक्ति होती है। उस समय वो ये नहीं देखते कि उनके वस्त्र का मतलब जो पल्लू है, जो साड़ी का फॉल है वो कहाँ गिरा, बस वो मगन होते हैं। बिल्कुल वैसी ही देवदासियां भी उस समय मगन रहती थी। लेकिन समय की परिधि ने जब अपना आकार बदला तो उस मंदिरों में कई सारे पुरुष लोग भी आने लगे, क्योंकि वो मठ में पैसा देते थे, मंदिर में पैसा देते थे। व्यापारियों का वो स्थल बनने लगा, तो व्यापारियों को चाहिए था सुर और चाहिए थी सुरा, ठीक है। तो वो मंदिर एक तरीके से देवदासियों के लिए एक आप ये समझ सकते हो नाचने गाने वाली परंपरा बन गई। मतलब वो नाचती थी, वो पैसा उड़ाते थे, है ना। वो जो एक गाना आता है ऊट पटांग का कि नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, है ना, तो बिल्कुल वही चीज़ होती थी, ठीक। तो ये बाद में काफ़ी बेकार परंपरा बन गई और इससे महिलाओं का शोषण बढ़ा, वो हम एंशिएंट इंडिया में आपको पढ़ाएंगे। तो इसको देवदासी बोलते हैं, ठीक है। तो यही लोग जो परफॉर्म करती थी उसे बोलते हैं एकल नृत्य के द्वारा। आपने लावारिस मूवी देखी होगी अमिताभ बच्चन जी की, पता नहीं देखी कि नहीं देखी है, तो उसमें रेखा जी जो डांस करती हैं, है ना, तो वही है उसमें। इसमें नृत्य व अभिनय दोनों शामिल हैं। मतलब नृत्य का मतलब डांस भी होता है और परफॉर्म भी किया जाता है, मतलब उंगलियों से, हाथों से, है ना, दिखाया जाता है कि हाँ किस तरीके से मतलब आप परफॉर्म कर सकते हो। बाकी ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो क्लिप एक भेजी थी डांस की, इंडिया के जितने भी शास्त्रीय डांस थे, तो आप टेलीग्राम पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हम आपको नहीं दिखा सकते, रीज़न यही है कॉपीराइट का इशू आ सकता है, ठीक है। तो मैं वहाँ पे आपको वीडियो शेयर कर दूँगा, आप वहाँ पे वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। इस नृत्य का उदाहरण नटराज की मूर्ति से माना जाता है। मतलब जो नटराज की मूर्ति है उसमें जो भगवान शिव अलग अलग रूपों में डांस परफॉर्म करते हुए दिखाए गए, वो एक तरीके का इसी का नृत्य शैली है। भरतनाट्यम में शारीरिक प्रक्रिया को 3 भागों में बांटा जाता है, समभंग, अभंग और त्रिभंग, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कैसे, ऐसे सिंपल लाइनें देकर नहीं पूछेगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इस नृत्य में शारीरिक क्रियाओं को 3 भागों में बांटा जाता है, ये नटराज की मूर्ति से प्रेरित माना जाता है, ये एक तरीके का एकल नृत्य होता है जिसमें नृत्य व अभिनय दोनों शामिल होते हैं, ये तमिल संस्कृत का प्रमुख नृत्य है, इसे दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। तमिलनाडु नाम नहीं देगा, लेकिन आपको इतने सारे वर्ड दे देगा और नीचे दे देगा ऑप्शन भरतनाट्यम, कथकली, ठीक है, कुचिपुड़ी, ठीक है, ओडिसी, तो बता देना साहब कि भरतनाट्यम है।
फिर आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे और बन सकता है क्या, कि इसमें संभंग, अभंग और त्रिभंग का संबंध निम्न में से किससे है? ये मंदिर निर्माण की शैलियाँ हैं। नंबर 2, ये चित्रकला की प्रमुख शैलियाँ हैं। नंबर 3, ये नृत्य की 3 शैलियाँ हैं। नंबर 4, ये शास्त्रीय भाषा के 3 अंग हैं। समझ गए? तो आप बता देना साहब नृत्य के। अब यही क्वेश्चन जब आते हैं ना तो बच्चों को लगता है अरे यार किस बुक से आ गया, अरे बाप रे, एंशियंट उसमें तो फलाने की संस्थान की बुक में तो था ही नहीं। तो ये नहीं करना है आपको, ठीक है? पता होना चाहिए कि संभंग, अभंग और त्रिभंग किससे है। जैसे मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ाता हूँ ना, फमसाणा किससे रिलेटेड है, या मैं आपको हमेशा पढ़ाता हूँ कि सर्वत्रोभद्र किससे रिलेटेड है, मंदिर से, ठीक है ना। या मैं आपको पढ़ाता हूँ सरंधरा, निरंधरा, परंधरा, ये किससे संबंधित हैं, है ना। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ तल ध्वजा, है ना, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है। गरुड़ ध्वजा, ये किससे संबंधित हैं? सारे मंदिर से रिलेटेड हैं। रथ हैं, तल ध्वजा और गरुड़ ध्वजा, ठीक है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए बेसिक हमारी। फिर आता है अगला डांस है कथकली। कथकली कहाँ का? पहला तो प्रश्न यही पूछेगा, केरल का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, तो केरल से संबंधित है। दूसरी बात यह है कि इस नृत्य में 2 प्रकार के पात्र होते हैं, एक नायक और एक खलनायक। मतलब ये एकल नृत्य नहीं है, समझना, ये एकल नृत्य नहीं है, ठीक। इस नृत्य में नर्तक के चेहरे पर हरा, लाल, पीला व काला रंग लगाया जाता है। एक काम करते हैं, आपको ये सारे डांस पहले दिखाते हैं, ठीक है, पिक्चर्स आपको दिखाते हैं। तो आप ये देखिए, जैसे ये नृत्य आपको दिख रहा है, पिक्चर बस थोड़ी छोटी आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो फिलहाल आप देख लीजिए, इस नृत्य को कहते हैं भरतनाट्यम, ठीक है। ये आपने भरतनाट्यम देखा, ये आपका है कुचिपुड़ी, ठीक है। और वैसे भी आपको डांस परफॉर्म करने वाला चित्र तो आएगा नहीं कि भाई चित्र देख के बताओ, लेकिन समझने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। ये कुचिपुड़ी है आपका, ये है आपका कथकली। देख रहे हो इसमें कलर हैं अलग अलग, ये कलर ही बताते हैं अच्छाई और बुराई का प्रतीक क्या है, ठीक है। ये आपका है ओडिसी नृत्य, ठीक है। ये आपका है सत्रिया नृत्य, ठीक है। ये तो बुद्ध जी आ गए, बुद्ध को नहीं दिखाना था, ठीक है। तो ये आपका भरतनाट्यम आपने देख लिया। ये आपका छऊ नृत्य, ठीक है। तो ये देख रहे हो आप मुखौटा, ठीक है, इस पर हम पढ़ेंगे। ये आपका मोहिनीअट्टम है, ठीक है। मोहिनी बताएंगे सारी चीज़ें क्या मतलब है। ये कथक आपका, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका ये मणिपुरी नृत्य। आप जब लवासना में होंगे तो या आपने लवासना के जो वीडियो हम आपको शेयर करते हैं उसमें आपने देखा होगा कि ऐसे नृत्य वहाँ के लोग करते हुए आपको दिखेंगे उसमें, ठीक है। बस आपको इतने ही डांस यहाँ पे देखने थे, ठीक है। तो ये सारे नृत्य आपने देख लिए। अब हम आपको अपनी क्लास शुरुआत करते हैं। तो आपने देख लिया किस तरीके से हरा, पीला, काला लगाया जाता है कथकली में, ठीक है। तो आपको ये पता हो गया। अब बात आती है यहाँ पे अच्छाई एवं बुराई के बीच चलने वाले संघर्ष को अभिव्यक्त करता है। ये केरल के साथ साथ कर्नाटक क्षेत्र में भी प्रचलित है। आपको ऑप्शन में कर्नाटक कभी नहीं देगा, ठीक है, केरला ही देगा या आंध्र प्रदेश देगा। तो आप बता देना साहब ये केरला का है, ठीक। तीसरा हमारा नृत्य है मोहिनी अट्टम के बारे में। वास्तव में केरल का शास्त्रीय नृत्य है, एकल महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तकनीक के स्तर पर मोहिनीअट्टम कथकली और भरतनाट्यम के बीच का है। मतलब भरतनाट्यम में थोड़ा टफ है, कथकली थोड़ा उससे सिंपल है, तो उसके मध्य एक बैलेंस क्रिएट करता है ये मोहिनीअट्टम, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मोहिनीअट्टम का मतलब आप ऐसे समझिए, आप में से अधिकांश बच्चों को शायद ना पता हो, आपको पता होना चाहिए कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, ठीक है, तो उस समुद्र मंथन के समय जब अमृत और विष उससे निकलना था तो देवताओं को ये डर लगने लगा कि कहीं अमृत जो है वो असुरों को ना मिल जाए, और असुर मतलब राक्षसों को अगर मिल जाएगा तब तो देवताओं को समाप्त ही कर देंगे, ठीक है। तो भगवान ने अपना रूप एक रखा, ठीक है, उस रूप को ही कहते हैं मोहिनी अट्टम, मतलब मोहिनी, मोहित कर देने वाला रूप उन्होंने अपना रखा और अपने उस रूप के माध्यम से उन असुरों को भटका दिया। मतलब होता है ना कि जब सुरसुरा सामने होती है तो फिर आप अपने गोल से भटक जाते हैं। बेचारे असुर आए थे किस लिए? अमृत लेने के लिए, लेकिन वो चले गए मोहिनी के चक्कर में, ठीक है, तो भटक गए। तो इसीलिए भगवान आए थे मोहिनीअट्टम का रूप रखते हुए, ठीक है। बाकी आपको कहानी नहीं पूछेगा ना, ये आपको याद रखना है। अगला आता है हमारा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश का, ठीक है। पहले मैं इसको पढ़ता था कच्चीपुड़ी, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है, गीत एवं नृत्य का समन्वित रूप है। मतलब इसमें गाना भी गाया जाता है और डांस भी किया जाता है, ठीक है। भागवत पुराण इसका मुख्य आधार है। भागवत पुराण का मतलब जो महाभारत है आप पढ़ते हो ना, उसी से रिलेटेड है ये, ठीक है। मतलब जिससे श्रीमद् भागवत गीता निकलती है।
कुचिपुड़ी नृत्य का सबसे लोकप्रिय रूप है मटका नृत्य, मतलब इसमें मटके को सर के ऊपर रखती है नर्तकी पानी भरकर, उसे अपने सिर पर रखकर पीतल की थाली में पैर रखकर नृत्य करती है। मतलब नीचे एक थाली होती है पीतल की, ठीक है, ऊपर उसमें अपना खड़ी होती है और ऊपर उसके मटका रखती है और उसी पे परफॉर्म करती है, ठीक है। अब इतनी बातें तो आप समझ गए कि कुचिपुड़ी में होता है। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि एक डांस और है और यूपीएससी ने उस पर आपसे क्वेश्चन पूछा था कि उसमें भी तस्तरी में पैर रखकर डांस किया जाता है, ठीक है, बताना कौन सा है, ठीक। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगला आता है पांचवा हमारा ओडिसी नृत्य। नाम से ही समझ में आ रहा है ओडिशा में इसका प्रचलन होगा, ठीक है। ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में महरिश नामक संप्रदाय जो कि शिव मंदिरों में नृत्य करता था, इसी से ओडिसी नृत्य कला का विकास हुआ। आपसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक, महरिश नामक संप्रदाय का संबंध किससे है, ठीक है, तो आप बता देना शैव संप्रदाय से रिलेटेड है, शिव मंदिरों में वो नृत्य करते थे, ठीक है। तीसरी बात जिस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है वो क्या है कि ओडिसी नृत्य में त्रिभंग पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। त्रिभंग का मतलब होता है भगवान की फोटो। आपने भगवान कृष्ण को देखा होगा ना, एक पैर इस तरफ को किए हुए, एक पैर इस तरफ को किए हुए, बिल्कुल कैंची के आकार में पैर को किए हुए बांसुरी बजा रहे हैं और जो उनकी कमर है वो थोड़ी सी झुकी हुई है। जैसे नहीं आजकल की लड़कियों को आपने देखा होगा कैट वॉक करती रहती हैं, है ना, तो कमर कभी इधर हिलाई कभी उधर हिलाई, तो बिल्कुल वैसे ही त्रिभंग मुद्रा है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं त्रिभंग मुद्रा। त्रिभंग में एक पांव मोड़ा जाता है, देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी और ग्रीवा पर वक्र की जाती है। अर्थात क्या मतलब हुआ, मतलब यही हुआ कि जो बॉडी है, ठीक है, उसको मतलब ऐसे थोड़ा सा मतलब डिजाइनेबल बनाया जाता है, ठीक है, और बाकी ये दोनों पैर ऐसे अपने किए जाते हैं। अच्छा तो बन गया मतलब, है ना, तो ऐसे वो आर्ट बन जाती है, तो उसी को बोलते हैं त्रिभंग मुद्रा, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। यहाँ पे आपसे इंडिपेंडेंट रूप से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि त्रिभंग का संबंध किससे है, तो ओडिसी नृत्य से। आपसे ये भी पूछा था कि त्रिभंग का सामान्य आशय क्या है, ठीक है। ओडिसी नृत्य में भगवान कृष्ण के बारे में प्रचलित कथाओं के आधार पर नृत्य किया जाता है। अब इसमें आपको लगता है कि राम देगा ऑप्शन में और आप गलत करके आएंगे। जब कृष्ण ही तीनों अपने दोनों पैरों को और अपनी कमर को झुका के चलते हैं तो कृष्ण की ही बात होगी, ठीक है। इस नृत्य में उड़ीसा के परिवेश व वहाँ के लोकप्रिय देवता भगवान जगन्नाथ की महिमा का गान किया जाता है। अभी आपको मैंने करंट अफेयर्स में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के बारे में बताया था, तो मे भी हो सकता है उस रथ यात्रा में इस लाइन को भी क्वेश्चन के रूप में संकलित कर दे कि भगवान जगन्नाथ की महिमा के गान को उड़ीसा नृत्य में सम्मिलित किया जाता है। तो आपको लगना चाहिए हाँ सही बात बोल रहे हो, ठीक है। इतनी बातें समझ गए। फिर आता है कि इस नृत्य में प्रयोग होने वाले छंद संस्कृत नाटक गीत गोविंदम से लिए गए। ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था जयदेव के बारे में। जयदेव ने क्या लिखी थी, गीत गोविंद, ठीक है। तो उसी गीत गोविंद में जो छंद हैं उनका उपयोग यहाँ पे किया जाता है डांस को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। चलिए अगला हमारा छठा जो नृत्य है वो है मणिपुरी। मणिपुरी नृत्य कहाँ की शैली है, मणिपुर की है। आपने देखा था, अभी मैंने दिखाया। इस नृत्य रूप में 18वीं शताब्दी में वैष्णव संप्रदाय के साथ विकास हुआ। आपको क्वेश्चन दे सकता है कि इस नृत्य रूप को मतलब वैष्णव नहीं शैव संप्रदाय के साथ विकसित किया गया, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे ये भी दे सकता है कि ये प्राचीन काल से चला आ रहा है, तो भी गलत हो जाएगा। क्यों, 18वीं शताब्दी का है, ठीक है। तो 18वीं शताब्दी में ही ये आया था, संप्रदाय के साथ विकसित हुआ था, ठीक है। मतलब चला पहले से आ रहा है, पुराणों में, भागवत पुराण में, तभी तो शास्त्री कहा गया। मतलब हमारे शास्त्रों में वर्णन है। देखो मैं यहाँ पे दोनों लाइनें क्लियर कर दूं, मैंने आपको क्या बोला है, 18वीं शताब्दी में विकसित हुआ, ठीक है। चला आ रहा है एंशियंट टाइम पीरियड से। क्यों, क्योंकि विष्णु पुराण में उल्लेख है, भागवत पुराण में उल्लेख है, गीत गोविंद से लिए गए कथानक हैं, तो उनको मिला के इसको परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। चलिए इतनी बातें यहाँ पे आ गई, नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। फिर आता है संकीर्तन व थांगटा। संकीर्तन व थांगटा कहाँ के, मणिपुर नृत्य के, इसी के विभिन्न रूप हैं, ठीक है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आपको मैंने बताया था कि थांगटा पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। ये एक तरीके की युद्ध कला भी है, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। अब मैंने एक चीज़ और बताई थी कि थांगका क्या है, सिक्किम की चित्रकला है। ये गा का है, ये गा टा है, ठीक है।
अगला आता है हमारा 7वां कथक नृत्य। ठीक है, कथक क्या है? ये उत्तर प्रदेश की ब्रज भूमि की रासलीला परंपरा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, रासलीला मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में पढ़ाया था कि भगवान कृष्ण और राधा और गोपियाँ जितनी भी थीं वो ब्रज में शाम को पावरी करते थे, पार्टी करते थे, एक दूसरे से बातें करते थे क्योंकि थके हुए होते थे। अब मैं बोल रहा हूँ बातें करते थे, कुछ मूर्ख टाइप के लोग मिलेंगे तो बताएंगे रास रचाते थे, है ना। मतलब होता है ना कि अलग अलग टाइप के लोग कुछ भी कहने लगते हैं, तो वही बातें होती हैं। आपको जो समझना वो समझिएगा। ठीक है, कथक नृत्य को ध्रुपद एवं ठुमरी गायन के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। कमेंट बॉक्स में बताना कि ध्रुपद जो है, ठीक है, यह ख्याल जो है किस शास्त्रीय संगीत को अभिव्यक्त करता है। ठीक है, फिर बात आती है भारत के शास्त्रीय नृत्यों में केवल कथक का ही संबंध मुस्लिम संस्कृत से रहा है, बाकी किसी का संबंध मुस्लिम संस्कृत से नहीं रहा है। अर्थात भरतनाट्यम हो, कथकली हो, कुचिपुड़ी हो, मोहिनीअट्टम हो, मणिपुर हो, ओडिसी हो, ठीक है, इनका किसी का भी संबंध, ठीक है, या आपका सत्रिया हो, इनका किसी का संबंध मुस्लिम कल्चर से नहीं रहा है, लेकिन कथक का संबंध मुस्लिम कल्चर से भी रहा है। ठीक है, अगला है हमारा सत्रिया नृत्य। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फिर से आपसे पूछा जा सकता है। असम की प्रसिद्ध नृत्य शैली है, संगीत भी है, नृत्य भी है, अभिनय भी है। अभिनय मतलब डांस किया जाता है, हाथों से इशारे भी किए जाते हैं, गाना भी गाया जाता है, मतलब तीनों चीज़ें हैं। ठीक है, शंकर देव के द्वारा प्रचलन में आया था। ठीक है, अब देखो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, शंकर देव और शंकराचार्य दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, ये शंकर देव अलग हैं, शंकराचार्य वो चारों मठों की स्थापना की है वो अलग हैं। ठीक है, एक ही चीज़ मत मान लेना। शंकर देव ने इसे अंकिया नाट के प्रदर्शन के लिए विकसित किया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका, अंकिया नाट का संबंध किससे है या अंकिया नाट को किसने शुरुआत की थी? तो शंकर देव ने। सत्रिया नृत्य किससे आया? ठीक है, शंकर देव से। ठीक है, शंकर देव द्वारा संगीत रचनाओं का प्रयोग होता है जिसे बोर गीत कहा जाता है। ठीक है, इसमें ढोल भी है, ताल भी है और बांसुरी, इन सब का उपयोग होता है। हाल के दिनों में हारमोनियम का भी प्रयोग होने लगा। आपसे इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसे कि ये असम की प्रमुख नृत्य शैली है। ठीक है, इसमें अंकिया नाट, ठीक है, के प्रदर्शन के लिए इसे विकसित किया गया था। इसमें संगीतबद्ध रचनाओं का प्रयोग होता है जिसे बोरगीत कहा जाता है। इसमें ढोल, ताल, बांसुरी के साथ साथ हारमोनियम का भी उपयोग होता है। निम्न में से कौन सा नृत्य? ठीक है, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, सत्रिया। तो बता देना सत्रिया। ठीक है, इतना थिंकिंग कर लिया करो, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, आपको कि सर करते तो हैं, कितना थिंकिंग करवाओगे? मानते हैं भाई आप थिंकिंग करते हो। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्या है हमारा इसमें, प्रमुख लोक नाट्य। अब ये तथ्य हैं, अब इन तथ्यों को आपको रटना पड़ेगा। ठीक है ना, मतलब लिस्ट बनाओ एक। ठीक है, जो मैं प्रीलिम पैड बनवाता हूँ ना, बिल्कुल आप चाहें तो वहाँ पे लिख सकते हैं, या आर्ट एंड कल्चर की बुक में कुछ तथ्य देखो, कहीं पे जहाँ कॉन्सेप्ट होता है वहाँ कॉन्सेप्ट होता है, तथ्य जहाँ होता है वहाँ रट्टा मारना ही पड़ता है। अब उसमें मैं रऊफ नाट डांस करके थोड़ा ना बताऊंगा आपको कि कश्मीर घाटी का डांस है, दोनों हाथों में हाथे, मतलब एक दूसरे के कमर को पकड़ के 4 से 5 लोग होते हैं ना, उसी को रऊफ बोलते हैं। तो वो तो मैं बताने वाला नहीं। ठीक है, कश्मीर घाटी का नृत्य है, ठीक है, सिर्फ महिलाओं द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महिला व पुरुष दोनों करते हैं। आपने देखा होगा ना, वो वाला आपने गाना सुना है मूवी का, द हीरो, शायद मूवी, सही मैं अगर जा रहा हूँ तो द हीरो है या हीरो मूवी है, सनी देओल की और प्रीति जिंटा की। तो उसमें एक गाना होता है ना, एक थी बुलबुल दोनों बोले, है ना, ऐसे कुछ गाना है। तो उसमें यही गाना होता है कि दिल में है प्यार ओंठों पे गितवा, उसमें यही डांस होता है। ठीक है ना, लास्ट में एक दूसरे के साथ मतलब वो होते हैं। और शुरुआत में जब वो प्रीति जिंटा होती है तो कश्मीर जब वो जाता है सनी देओल, तो वहाँ पे वो डांस करती है। ठीक है, इसी डांस पे। खैर, पुंगचोलम मणिपुर का है। ऑलरेडी मैंने आपको इससे पहले आपको बताया था कि पुंगचोलम कहाँ का है, मणिपुर का। ठीक है, ओट्टम थुल्लाल केरल का है, कंचन नाम्बियार से जुड़ा है, काफ़ी फेमस वहाँ के व्यक्तित्व हैं कंचन नाम्बियार। ठीक है, अगला है रामानट्टम केरल का है, भगवान राम के जीवन पर आधारित है। कृष्णाट्टम केरल का है। ठीक है, अगोरिया नृत्य कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि अगोरिया कहाँ का है, मध्य प्रदेश का। ठीक है, देख लेना अगोरिया है कि भगोरिया, अगर अगोरिया हो तो अगोरिया लिखना, भगोरिया हो तो भगोरिया लिखना, मेरे हिसाब से अगोरिया ही है। ठीक है, तो ये लिख लेना। फिर इसके बाद आता है यहाँ पे मुखौटा, हिमाचल का इम्पॉर्टेंट है।
अरुणाचल प्रदेश का भी संबंध है इससे, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुखौटा नृत्य अरुणाचल से कि हिमाचल से, तो दोनों से है। हालांकि ऐसा ऑप्शन यूपीएससी नहीं देती है। अगर आपको हिमाचल दे तो हिमाचल लगाना, सिर्फ अरुणाचल दे तो अरुणाचल भी लगा देना, ठीक है। फिर अगला आता है यहाँ पे नृत्य छाम पिशाच असुर, ये भी हिमाचल के हैं, ठीक है। ढोल और झांझ जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बुरा, बुरा है, बुमरा नहीं है, ठीक है, बुरा हिमाचल प्रदेश का है। भवई, भवई कहाँ का? राजस्थान व गुजरात का। घूमर है ना, बड़ा अच्छा गाना है राजस्थान का, घूमर घूमर घूमर, है ना, बड़ा अच्छा गाना है, सुनिएगा, मज़ा आता है, ठीक है। केवल महिलाओं द्वारा संपन्न किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है ना, मतलब इसे केवल महिलाओं के द्वारा। मैंने अभी क्या बताया कि वो अकेडमी के सज्जन क्या कर रहे थे, खुद डांस कर रहे थे, तो सरासर वो नाइंसाफ़ी हुई ना कि घूमर पुरुष नहीं कर सकते, महिलाएं कर सकती। तो अब आप में से जानते हो कुछ बच्चे ज़्यादा थिंकिंग कर जाएंगे, ज़्यादा मौलिक लगा जाएंगे कि सर ने बोला था वो फला एकेडमी के टीचर डांस कर रहे थे तो महिला भी डांस करती होगी, यानी कि दोनों डांस करते होंगे। तो ऐसी भी बुद्धि मत लगा देना, ठीक है, कि साहब टीचर डांस कर रहे थे क्योंकि वो पढ़ा रहे थे। अगर कोई देवी जी पढ़ा रही होती तो देवी डांस करती, अब देवी करती कि ना करती वो अलग बात है, ठीक है। तो वही है, महिलाओं द्वारा संपन्न होता है। फिर आता है पंडवानी, छत्तीसगढ़ का है। कालबेलिया राजस्थान का, ऑलरेडी आप लोगों में से अधिकांश बच्चे जानते हैं, ठीक है। तेरा ताली राजस्थान का है। तमाशा महाराष्ट्र का, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया था। लावड़ी महाराष्ट्र का है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बांस चेराव, बांस नृत्य या चेराव नृत्य मिजोरम का है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चोंगलेजान नृत्य मिजोरम की पावी जनजाति का है, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। फिर आता है कर्मा, उड़ीसा का भी है, छत्तीसगढ़ का भी है, मध्य प्रदेश का भी है, बिहार का भी है। सरहुल छत्तीसगढ़ का है। कीर्तन व जात्रा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पश्चिम बंगाल का, ठीक है। मुद्रिका उड़ीसा की उराव जनजाति, एक तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुद्रिका कहाँ का? उड़ीसा का। दूसरा ये भी पूछा जा सकता है उराव ट्राइब कहाँ की है? उड़ीसा की, ठीक है। नोमक्रेम मेघालय का। घुमुरू, घुमुरा, घुमुरा, हाँ घुमुरा कहाँ का? उड़ीसा का, ठीक है। वो घूमर था, ये घुमुरा है, ठीक है। मतलब एक से एक डांस होते हैं हमारे यहाँ के, ठीक है। तो इतने आपको कवर हो गए डांस, तथ्य रट लीजिए। अब आता है भारत में हस्तशिल्प एवं वेशभूषा, मतलब हाथों से निर्मित जो चीज़ें हैं उसकी बातें। वेशभूषा में मैंने आपको साड़ियों से रिलेटेड एक पूरा आर्टिकल ही कवर कराया था परिधान में, तो मे भी अगर यहाँ पे भी आएगा तो आप उसको रिवीजन कर लेना, ठीक है। काष्ठ कला राजस्थान की प्रसिद्ध हस्तकलाओं में से एक है। काष्ठ कला का मतलब होता है लकड़ी की कला, लकड़ी पे कलाकृतियाँ करना, काष्ठ का मतलब ही लकड़ी होता है, ठीक है। कर्नाटक चंदन की लकड़ी पर की जाने वाली नक्काशी हेतु प्रसिद्ध है, मतलब जो चंदन की लकड़ी है उस पर नक्काशी की जाती है, मतलब उस पर चित्र बनाए जाते हैं, खिलौने बनाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश के कोंडापल्ली के खिलौने काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको मैं एक चित्र दिखाता हूँ कुछ, ठीक है। चलो अभी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, जब कठपुतली कला भी पढ़ाऊंगा तो सारे चित्र आपको दिखा दूंगा। ऐसा तो है नहीं कि तब तक आपके दिमाग से सब उतर जाएगा, नहीं उतरेगा ना, ठीक है। ढोकरा हस्तशिल्प, ये भी छत्तीसगढ़ का है। जयपुर की ब्लू पॉटरी, ठीक है, मतलब बर्तन होते हैं नीले कलर के। मीनाकारी एक पुरानी और अति प्रचलित धातु शिल्प प्रौद्योगिकी है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मीनाकारी क्या होती है, ठीक है। तो ये क्या होती है? एक पुरानी और अति प्रचलित धातु शिल्प प्रौद्योगिकी है, ठीक है। प्रारंभ में तो इसका उपयोग किस में होता था? सिर्फ आभूषणों के ऊपर किया जाता था, किंतु 19वीं सदी के बाद मीनाकारी का उपयोग औद्योगिक वस्तुओं और दैनिक उपभोग की वस्तुओं में भी इसे किया जाने लगा, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे मैं आपको बताऊं, आप लोगों में से किसी देवी जी ने, ठीक है, कभी कुछ ना कुछ खरीदा ही होगा, सोने का ही नहीं खरीदा होगा, रोल्ड गोल्ड का भी खरीदा होगा। या कभी आपने देखा होगा जो शादीशुदा लड़कियां होती हैं ना, ब्यूटी पार्लर से जब वो सज के आती हैं तो उनको काफ़ी सारे गहने पहना दिए जाते हैं, बहुत सारे गहने, ठीक है, बड़े डिजाइनेबल टाइप के। आजकल एक नया प्रचलन चल गया है, हाथों में लटकते हुए झूमर टाइप के पहना दिए जाते हैं, ठीक है। अब वो जो झूमरों में जो डिज़ाइन होती है, ठीक है, हाथों में जो चूड़ियों की जो डिज़ाइन होती है, या गले में जो हार पहने होते हैं, पहले तो मैं सोचता था ओरिजिनल होते हैं, ठीक है। जब मैंने पार्लर में जाके, मतलब मेरा खुद का पार्लर है, मतलब मैं नहीं ट्रेन करता हूँ, मतलब आप लोग ये भी मत समझो कि मैं आपका ब्यूटी मेकअप करता हूँ, ठीक है। मतलब मैं पार्लर में जब जाता था तो मैं उनसे जब पूछता था खुद के पार्लर में कि ये मतलब अगर हम चुरा लें तो लाखों करोड़ों रुपए हो सकते हैं मेरे, तो बोले नहीं नहीं नहीं, ये सब रोल्ड गोल्ड है, अलग से मारेगा वो जिसके यहाँ बेचने जाओगे। मैंने कहा अच्छा जी।
तो उसमें मैं नक्काशी देखता था। आप भी देखना, आपने देखा होगा, ठीक है। वैसे भी आप जब देखना किसी देवी जी की शादी की फ़ोटो है किसी की कुछ, तो वो देखना वो जो जेवरात गले में खूब सारे पहने होंगी, ठीक है, कमर में बंद पहने होंगी, ठीक है, ऊपर टीका लगाए होंगी, मतलब सोने चांदी का जो दिखता है, हाथों में वो झूमर टांगे होंगे, मतलब इतना लोड उस समय वो कर दिया जाता है। मैं तो सोचता हूँ कैसे लड़कियाँ झेल लेती हैं इतना लोड, ठीक है ना। मतलब शादी वाले दिन 3 किलो का तो उनके ऊपर लहंगा होता है, फिर उसके ऊपर 1 किलो का ये सब लोहा होता है ना। इससे तो उनको युद्ध लड़वा देना चाहिए कि हाँ युद्ध में जा रहे हो ट्रेनिंग। और लड़के को तो ऐसे तैयार किया जाता है, मान लो जैसे आज वो फतेह करने जा रहा हो, बिल्कुल शेरवानी पहन, उसके बाद ज़िंदगी में कभी वो शेरवानी नहीं पहनता, उस दिन पहनेगा शेरवानी, जैसे सच में शेर हो। अरे भाई, और ये भी एक मैं आपको बताऊँ पुरुषवाद पितृसत्तावाद की सोच है, लड़के को शेरवानी पहनाना। क्यों? लड़का शेर है ना, मतलब लड़की को भी शेरवानी पहना दो, फिर देखो मज़ा, मतलब फिर कहोगे बताओ लड़की संस्कारी नहीं है ना। तो वही चीज़ें होती हैं। खैर हमें उस पर नहीं जाना है। तो ये जो होती है ना, इन पे जो कलाकृतियाँ की जाती हैं उसको बोलते हैं मीनाकारी, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको नहीं समझना है। प्रसिद्ध पारंपरिक वस्त्र या कहें पुरानी जो साड़ियाँ हैं उस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे अभी कल मैं एक पढ़ रहा था, आर्टिकल था, किसमें आया था, हाँ उस पर बिजनेस स्टैंडर्ड में, तो उसमें केवल चंदेरी की साड़ियों के बारे में दिया था। अब सोचो पूरा आर्टिकल आया था, पूरा एक पेज ही, तो चंदेरी साड़ियों पे आ गया। कोई भी यूपीएससी के एग्जामिनर का दिमाग ठनक सकता है, तो आपसे पूछ सकता है। तो मध्य प्रदेश में चंदेरी साड़ियाँ एवं महेश्वरी साड़ियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार की मधुबनी, छपाई व तसर सिल्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तसर सिल्क का मतलब है सिल्क की प्रजाति है, टाइप है ना। जैसे आप कई सारे सिल्क के टाइप पढ़ते हो तो उसी में से तसर सिल्क है, ठीक है। तो तसर सिल्क एक प्रकार है। असम में मूंगा रेशम, ठीक है, मतलब वही सिल्क, ठीक है, निर्मित साड़ी। उड़ीसा में बोमकाई, यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछा है कि बोमकाई साड़ी कहाँ की है, उड़ीसा की। राजस्थान में बंधेज, गुजरात का पटोला और कांथा साड़ी, ठीक है। छत्तीसगढ़ का कोसा रेशम, महाराष्ट्र में पैठणी, ठीक है। तमिलनाडु में कांजीवरम, ठीक है, कांजीवरम की साड़ियाँ आप हमेशा सुनते होंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में तंचोई बनारसी साड़ियाँ और जामदानी, जामदानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। पश्चिम बंगाल में बालूचरी साड़ी, ठीक है। तो बालूचरी साड़ियाँ आपको पता होनी चाहिए। बाकी मैंने काफ़ी सारी साड़ियाँ आपको करंट अफेयर्स में कवर कराया था, तो बच्चों ने किया होगा, आपने भी किया होगा, ठीक है। निर्माण शैलियाँ देखते हैं कपड़ों की कैसे निर्माण होता है। तो पंजाब की फुलकारी जो कला है वो कपड़ों पर की जाने वाली फूलों की कढ़ाई है। आप में से अधिकांश देवियाँ सलवार सूट पहनती होंगी, ठीक है। सलवार सूट में आपने देखा होगा, मान लीजिए जैसे ये एक सलवार सूट है, ठीक है, तो ये सलवार सूट है, तो इसमें आपने देखा हो काफ़ी सारे डिज़ाइन होते हैं ऐसे करके, ठीक है, ऐसे फ्लावर, फिर ऐसे फ्लावर, फिर ऐसे फ्लावर, ऐसे, मतलब। और कई बार तो ये जो नीचे का आपका बॉर्डर होता है ना, यहाँ पे भी काफ़ी सारी डिज़ाइनिंग होती है, कढ़ाई, ठीक है। हाथ की जो होती है ना उसमें भी काफ़ी सारी डिज़ाइन होती हैं, ठीक। आप तो कहोगे सर आप तो सिलाई भी कर लेते हो, है ना, मतलब मैं जानता हूँ ना ऐसी डिज़ाइनिंग। मुझे कपड़े ज़्यादा पसंद होते हैं, मैंने अपनी सिस्टर्स को ऐसे ही ज़्यादा कपड़े खरीदवाए हैं, ठीक है। मतलब खरीदवाए क्या, पैसे तो उन्हीं के थे सबके, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं फुलकारी कढ़ाई, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक बात बताता हूँ, फुलकारी जो होती है ना वो हाथ से की जाती है, ठीक है। ये मशीन से प्रिंटेड होता है, लेकिन समझने के लिए बस समझ जाओ, ठीक है। अगला क्या है इसमें, अगला है पश्चिम बंगाल की कांथा कढ़ाई। कांथा कढ़ाई में पुरानी साड़ियों एवं चादरों को जोड़कर निचली परत बनाई जाती है तथा इसके ऊपर भी कई परतें बनाई जाती हैं। आप में से देखा होगा अधिकांश देवियों को या शादीशुदा औरतों को घर में बैठे बैठे वो क्या करती हैं, पुरानी जो भी साड़ियाँ होती हैं उनको फाड़ के उनके पैरदान बनाती हैं, ठीक है ना, पोछा बनाती हैं। कैसे, बिन के उनको धागे के रूप में उसको बिल्कुल पतला पतला फाड़ देंगी और उसके पोछे बनाएंगी। या आप में से अगर आपके गांव में शहर में अगर कोई ऐसा आया हो जो पुराने कपड़े खरीद के आपको चद्दर देता था, है ना, और दरी भी देता था। अरे आप लोग जो लोग बाहर जाते हो ना तैयारी करने, उनको दरी खरीदनी पड़ती है, ठीक है। तो कुछ बच्चे दरी थोड़ी मोटी वाली खरीदते हैं, तो वो इसी से बुनी होती है, पुराने कपड़ों से, समझ गए। काफ़ी सारे एग्जाम्पल देने पड़ते हैं भाई। कर्नाटक की कसूटी कढ़ाई, इसमें क्या होता है, सूती कपड़े के ऊपर लाल, बैंगनी, हरे, नीले, पीले जैसे चटक रंगों के धागों से कढ़ाई की जाती है, ठीक है ना। आपने देखा होगा ये बिल्कुल वैसे ही है, जब लहंगा कोई खरीदती है ना देवियाँ, तो उस लहंगे में जो कढ़ाई की जाती है अलग अलग कलरफुल की, तो उसी से आप संबंध इसे मान सकते हो, ठीक है। गुजरात का तंगलिया साल इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश का उपड्डा जामदानी, देखो जामदानी उत्तर प्रदेश की है, आंध्र प्रदेश का उपड्डा जामदानी है।
कर्नाटक की इलकल साड़ियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चर्चा में रही हैं कोविड-19 के टाइम पीरियड पे, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। पोचमपल्ली इकत तेलंगाना का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जीआई टैग इसे मिला हुआ है। टोडा कसीदाकारी तमिलनाडु का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चंपा सिल्क साड़ियाँ छत्तीसगढ़ की हैं, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है हमारे यहाँ क्लास में चंपा जी भी हैं, है ना, तो चंपा जी को ये नाम याद रखना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटरव्यू में आपसे, ठीक है, कि बताइए आपका नाम इतना फेमस क्यों है, तो आप बता देना कि सर मेरा नाम इसलिए फेमस है क्योंकि मेरे नाम पे साड़ियाँ चलती हैं, तो एग्जामिनर हंस जाएगा। आप वैसे बताओगे ना चंपा का मतलब सर ये होता है, एक फूल होता है, तो उसको मज़ा नहीं आएगा। आप ये बताओ इंटरेस्टिंग रूप में, देखो एग्जामिनर को जितना आप कॉमेडियन बना लेते हो ना उतना ही मज़ा आता है। आपसे वो मान लो पूछेगा आप अपना नाम बताइए, तो आपने तुरंत कहा कि मेरा नाम सर चंपा, जो भी आगे आप लगाती हैं, ठीक है, आपने बता दिया, तो वो तुरंत पूछेगा कि इसका क्या अर्थ होता है, तो आप बता दो सर इसका अर्थ तो वैसे तो बहुत होते हैं, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो है साड़ियाँ। अब साड़ियाँ क्यों? क्योंकि आप लड़की हो इसलिए आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, और मज़ा जानती हो क्या है कि आप इसी साड़ी को पहन के एग्ज़ाम देने जाओ, मज़ा तब और है ना। तो एग्जामिनर पूछेगा कि चंपा का मतलब, तो बता दो सर जो ये पहने ना ये चंपा है, और इसको जो पहने ये भी चंपा है, तो आप समझ सकते हो। तो एग्जामिनर हंसेगा और फिर आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, और साड़ियों के बारे में आपसे पूछेगा, अच्छा एक बात बताइए कि जो फुलकारी कला होती है किसकी होती है, चंदेरी साड़ी कहाँ की है, महेश्वरी साड़ी कहाँ की है। और अगर आप नहीं बता पाए तुरंत तो फिर क्या ब्लेम करेगा, अच्छा आप क्षेत्रवाद की हो, छत्तीसगढ़ की हो, आप झारखंड की हो, आप पश्चिम बंगाल की हो, आप यहाँ की हो, तो ये भी पता होना चाहिए। बाकी निश्चिंत रहो, इंटरव्यू तो मैं कराऊंगा ना आपका, मतलब अगर एक भी क्वेश्चन इंटरव्यू से बाहर पूछते आपसे तो कहना फिर यही कहोगे कि सर आपने तो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह गेस कर लिया था। तो वही बात है ना, गेस कर लेंगे। अब कुछ देवियाँ तो नाराज़ हो गई होंगी, सर हमारा नाम क्यों नहीं लेते हो, तो भाई आपका नाम रंगमंच थोड़ा ना है जो आपका नाम ले लें, या लोकनाट्य थोड़ा ना है, कोई ऐसा नाम रखो। आप भी अपने घर वालों से कहते हैं कि हाँ सर मेरा भी नाम ऐसा रखें कि हम आर्ट एंड कल्चर की क्लास में नाम ले सकें, ठीक है। खैर कोई बात नहीं। भारत में रंगमंच कला प्रमुख नाट्य कौन से हैं? रंगमंच का मतलब क्या होता है, थिएटर परफॉर्मेंस, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ना रामायण आती है ना, रास लीला होती है, रामायण के बारे में आपने पढ़ा होगा, कुंभकर्ण आया हे हे ऐसे करता है ना, रावण ए राम तुम क्या समझते हो, है ना, ऐसे होता है ड्रामा। उसमें मैंने एक ही दो बार देखा है, मतलब, लेकिन वही होता है ना उसमें फुहड़ता ज़्यादा होती है, इसलिए मैं नहीं जाता था देखने कभी। एक ही बार वो भी सुबह के टाइम देखा था, थोड़ी सी परशुराम के बारे में। उसके बाद तो मेरे पिताजी मुझे रोज़ सुनाते रहते हैं। भांड पांथेर, भांड पांथेर क्या है? कश्मीर का प्रमुख लोक नाट्य है, कृषक समुदाय से रिलेटेड है, नृत्य भी है, संगीत भी है, हास्य का अनूठा संगम भी है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। स्वांग हरियाणा का लोकप्रिय है, याद रखना भाई साहब, इस समय हरियाणा के छोरे और छोरियाँ देश में टॉप कर रहे हैं, ठीक है। पोवाड़ा महाराष्ट्र का वीर रस प्रधान गाथा गीत है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भवई मैंने अभी आपको बताया था गुजरात का प्रसिद्ध है। 10 कठिया कहाँ का है आपका? उड़ीसा का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। विलपट्टू नहीं याद रखना, आपसे नहीं पूछेगा। यात्रा कहाँ का है? कई क्षेत्रों का, बंगाल का है, मतलब पश्चिम बंगाल मैंने आपको बताया था ना अभी, डंडा यात्रा, बिहार का है, उड़ीसा का है, त्रिपुरा का है, असम का है। अब ये 5 स्टेट को छोड़ के ना 3 ऑप्शन कोई और दे देगा, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो बात है, चैतन्य महाप्रभु से प्रेरित है, ठीक है। अब चैतन्य महाप्रभु काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछा था, तो उस समय किसी सज्जन को भी नहीं आता था, ठीक है। तो आपसे इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और फिर आपको देगा अचिंता भेदा भेद क्या होता है। बाकी निश्चिंत रहो भाई, भक्ति आंदोलन अभी पढ़ाएंगे ना, तब आपको सब पढ़ा देंगे बिल्कुल। जब आप एग्जाम हॉल में होगे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा, ठीक है। तो निश्चिंत रहो, एग्जाम होगा आपका। माच मध्य प्रदेश का है, संगीत इस विधा का प्रमुख नृत्य है। माच के नर्तक प्राय कलाकार और गायक भी हैं। सारंगी, हारमोनियम, ढोल, वाद्य यंत्र, ये सब के सब इसके औजार होते हैं प्रमुख, ठीक है। बाकी आता है ख्याल, ख्याल कहाँ की? राजस्थान की है। तमाशा महाराष्ट्र की है, ठीक है। राजस्थान में ख्याल आया, महाराष्ट्र में तमाशा हो गया उनका, बताइए ये उनके हाल हैं, है ना। मतलब ऐसे याद किया करो कि राजस्थान में उनको ख्याल आया था, लेकिन महाराष्ट्र में उनका सब तमाशा हो गया, ठीक है। अंकिया नाट असम में, अभी मैंने बताया सत्रिया से संबंधित है। भावना भी कहते हैं इसे, भावना, ठीक है। वैष्णव परंपरा से संबंधित है।
कृष्ण भक्ति शाखा से जुड़ा हुआ है, शंकर देव से रिलेटेड है। अब बच्चे कंफ्यूज क्या होंगे, शंकर जी हैं तो पक्का भगवान शिव होंगे, ठीक है, पक्का वहां पे शैव संप्रदाय होगा, तो गलत हो जाएगा, है ना। जहां पे क्वेश्चन यूपीएससी आपको गलत कराती है, मैं उन लाइन को आपके लिए इंडिकेट कर देता हूं, तो आप भी इंडिकेट किया करें कि अंकिया नाट का संबंध असम से है, भावना भी इसे कहते हैं, वैष्णव परंपरा है, यहीं पे लिख लो, ना कि शैव परंपरा, ठीक, कृष्ण भक्ति से जुड़ा है, ना कि राम भक्ति से, शंकर देव से संबंधित है। ऐसे लिख लोगे तो ये पता रहेगा कि बाबूजी 2 ही क्वेश्चन आप यहाँ बना सकते हो, इससे ज़्यादा आप बना ही नहीं सकते हो। मेरे मास्टर ने तो दोनों चीज़ें बता दी थी, ठीक है। फिर आता है ओजापल्ली, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा बट पता होना चाहिए, असम का है, संगीत नृत्य नाटक का मेल, कथानक रामायण महाभारत से। देखो जितने भी कथानक होते हैं ना, कहानियाँ जिनको बोलते हैं, पटकथा जिनको बोलते हैं, वो यहीं से ली जाती हैं, ठीक है। तेरुकुत्तु, मतलब चलो अच्छा वो तेरी कुत्तू निकल के आया, कुत्ता नहीं निकल के आया, नहीं तो आप लोग कहोगे सर गालियाँ दे रहे हो क्या, है ना। तेरुकुत्तु तमिलनाडु का है, कुटियाट्टम केरल का है। आप लोग कह सिर्फ गालियाँ दिया करो ना किसी को, तो ऐसा ही दिया करो, कुटियाट्टम, तेरुकुत्तु, है ना, तिचनापल्ली, है ना, तो वो सामने वाला यही लगेगा यार ये गालियाँ कोई बड़ी स्टैंडर्ड लेवल की हैं क्या, क्योंकि वो पुरानी वाली जो गालियाँ जो एक तरीके से पितृसत्तावाद को प्रमोट करती हैं, गालियाँ भी पितृसत्तावादी हैं, आपको पता होना चाहिए। आप लोगों ने एक मूवी देखना चाहिए कभी भी, हालांकि बड़ी गंदी मूवी है, सीन उसमें बहुत गंदे गंदे हैं, लेकिन मूवी देखना चाहिए, बहुत कुछ वो सिखा देती है आपको मूवी। वो मूवी है पास्ट, ठीक है ना, PARCHED। ये जो एक हीरोइन है ना, क्या नाम है, मुझे हीरोइन का नाम ही तो नहीं याद रहता है, मतलब किसी देवी जी का तो मान लीजिए नाम नहीं याद रहता है, ठीक है, तो इसीलिए है कि हीरोइन का नाम मैं भूल जाता हूँ हमेशा। एक गाना आया था ना अभी, नैना दा क्या कसूर, हाँ उसी में वो हीरोइन है, ठीक है, उनकी वो मूवी है और रियलिटी उसमें दिखाई गई, मतलब उसमें बाल विवाह को दिखाया गया है, ठीक है, उसमें जो बाबा वगैरह होते हैं उनको दिखाया गया, पितृसत्तावाद को दिखाया गया है और वेश्यावृत्ति के जो प्रचलन है उसको दिखाया गया। देखो ये सारी जो मूवी होती है ना, मैं एक बात बता दूं आपको, आपकी नज़रों में हो सकता है, समाज की नज़रों में सब फुहड़ता है, ठीक है, लेकिन वास्तव में जब तक आप इनसे वास्तविकता नहीं रखेंगे ना, इनको देखेंगे नहीं, तब तक आप इंडियन सोसाइटी को नहीं समझ सकते, इसकी डाइवर्सिटी को नहीं समझ सकते और इसमें प्रचलित उन परंपराओं को नहीं समझ सकते। और जब तक आप परंपरा, इसकी सोसाइटी को नहीं समझ सकते, तब तक आप इसको एडमिनिस्ट्रेट कैसे कर सकते हैं। कभी आपने सोचा है, आपने हिस्ट्री पढ़ते हो तो हिस्ट्री में क्या आपको सुनने को मिला होगा कि जब ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1772 में इंडिया में रूल करने की शुरुआत की, तो उस समय का जो गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, उस समय के जो विलियम जोन्स थे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जितने भी धर्म ग्रंथ भारत में थे उनको रिसर्च किया था, उन पर स्टडी की थी। हर एक व्यक्ति ने, जो ICS ऑफिसर इंडिया में आते थे, उनको इंडियन कल्चर, इंडियन डाइवर्सिटी, इन सब के बारे में बताया जाता था। तभी तो भाई आप शासन कर पाओगे। अगर आप इंडिया सोसाइटी को नहीं समझते, इंडिया की डाइवर्सिटी को नहीं समझते, इसकी इंटीग्रिटी को नहीं समझते, तो आप इसको नहीं समझ सकते। तो वही है कि ये मूवी जो होती हैं इनको देखना चाहिए, लेकिन मैं एक चीज़ की बस रिकमेंडेशन करूँगा, ये मूवियाँ ठीक हैं, ठीक है, लेकिन इनके नाम पे आप वेब सीरीज कभी मत देखना, ठीक है ना। वेब सीरीज मतलब एक तरीके से आप ये समझ लो, आपका जो पॉजिटिव थिंकिंग माइंड है ना, उसको निगेटिव बना देता है। मैंने देखा है कई सारे बच्चों को जो वेब सीरीज के एडिक्शन में आ गए हैं, तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों पे डाउट करना शुरू कर दिया। वेब सीरीज मतलब ऐसी है कि भाई को बहन पे डाउट करना सिखा देती है, पति को पत्नी पे सिखा देती है, ठीक है, देवर को मतलब पत्नी पे सिखा देती है, भाई पे सिखा देती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, ससुर और सास को दिखा देती है। तो वेब सीरीज मत देखना, क्योंकि वो सोसाइटी का ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। उसमें तो कभी देश के आर्मी ऑफिसर को भी गलत कामों में संलग्न दिखा दिया जाता है, उनकी वाइफ को, जो कि ज़िंदगी में नहीं होता कभी भी, है ना। तो वही बात है कि वेब सीरीज मत देखना कभी भी। मूवीज़ जो हैं कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे साउथ इंडिया की मूवीज़ ज़रूर देखा करें, उनमें आपको बहुत कुछ कल्चरल देखने को मिलता है। और मेरा मतलब एक ही शौक़ होता है, जब भी मैं फ्री होता हूँ, हालांकि इधर लगभग 7 से 8 महीनों में मैंने तो कोई मूवी ही नहीं देखी अभी तक, लेकिन जब भी देखता था तो साउथ की देखता था, ठीक है। तो साउथ की मूवी में कल्चर होता है, डाइवर्सिटी होती है। जैसे साउथ की एक मूवी है विवाह पे संबंधित है, मतलब विवाह क्या होता है, शादी क्या होती है, शादी क्या एक रस्म है, एक रिवाज है छोटा सा, या वास्तव में पूरा एक संस्कार है, ठीक है। तो विवाह पे उस पे थी, उसका नाम है
उसका गाना है, लास्ट में आता है कल्याणम। हाँ, कल्याणम मूवी है, आप उसको देखना कभी भी, ठीक है। और जिसको देखना हो तो बताना, मैं उसको लिंक शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। बहुत अच्छी मूवी है, बहुत कुछ उसमें सिखाया गया, बहुत कुछ सिखाया गया है। मतलब विवाह एक रईस परिवार का और एक गरीब परिवार में संस्कारों को किस तरीके से समायोजित किया गया। जैसे आप लोग आईएएस बनेंगे, ठीक है, मान लीजिए आपकी देवी आईएफएस ऑफिसर हुई, उनके या देवता आपके आईएफएस ऑफिसर हुए, वो बड़े रईस घराने के, आप छोटे से एक गांव की लड़की हो, उनको मोहब्बत हो गई, वो कहते हैं नहीं हम 5 स्टार होटल से शादी करेंगे। आपकी माता चाहती हैं कि आपके उसी पुराने घर से शादी हो, क्योंकि परंपरा आपके घर की है। तो इन सबको आपको गाँव बुलाना चाहोगे, लेकिन ये गाँव आना नहीं चाहते, समझ गए। तो वो चीज़ वहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है कि कैसे शादी को हम बोझ ना समझें। तो बहुत अच्छी मूवी है, बहुत कुछ सिखाती है। तो वैसे ही ये पास्ट मूवी है, ठीक है, बेगम जान है, ये मूवियाँ हैं, या आपकी थप्पड़ है, ठीक है, या आपकी पिंक है, बहुत कुछ सिखाती हैं सोसाइटी के बारे में। जैसे और भी कई सारी मूवियाँ हैं, शॉर्ट फिल्में, मैं कभी आपको बताऊंगा, अब मुझे तो याद नहीं आ रही है। अभी मैंने काजोल की एक मूवी देखी थी जिसमें रेप पीड़ित जो बच्चियां हैं उनके बारे में उसमें दिखाया गया था। बड़ी अच्छी मूवी है, उसका नाम भी मुझे नहीं याद है। कभी जब सोसाइटी पढ़ाएंगे तो सारी मूवियाँ की लिंक आपको देंगे, ठीक है। तो आप बस इतना समझ लो कि हाँ, ऐसे आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। मतलब गालियों को लेकर आप देखते हो कि आजकल लोग माँ बहन की गालियाँ देते हैं, तो ये क्या है? पिता की गाली आज तक कोई बनी है? मतलब भाई की गाली कोई बनी है? बहन की क्यों बनी है? क्यों? क्योंकि पितृसत्तावादी सोच है। क्वेश्चन इसीलिए पूछा गया था। और आप अगर यही छोटी छोटी चीज़ें यूपीएससी में लिख देती हैं, ऐसे में, या लिख देते कि भाई साहब जो गालियाँ हैं उनमें भी कहीं ना कहीं पितृसत्तावाद है, महिलाओं पे शोषण की बात होती है, कभी पिता का शोषण या पुत्र का शोषण या भाई का शोषण ये कभी दिखाया गया? नहीं दिखाया गया ना। तो यही इस पर थिंकिंग किया करो हमेशा। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन हमारी सोसाइटी में बड़ा एक रिप्रेजेंट डालती हैं। जैसे कोई गाली देता है, पहले तो मैं तो देता ही नहीं हूँ, आज तक जीवन में गाली नहीं दी है, कभी भी नहीं दिया है। और मेरे सामने कोई देता भी है तो सबको पता है कि उनकी क्लास लगने वाली। मेरा भाई इस चीज़ से मुझसे बड़ा डरता है। हालांकि भाई जो काम करता है उसमें गाली देना इथिक्स है, क्योंकि वहाँ अगर गाली नहीं देगा तो इंसान मानेगा नहीं। भाई मान लो किसी को उसने 5 लाख रुपए का दिया कोई चीज़, ठीक है, अब वो देने ही नहीं आ रहा पैसे, तो उसको सुनाना पड़ेगा ना, तभी तो आएगा दौड़ते हुए। तो उसका वहाँ पे एथिकल राइट है, लेकिन मैं उसको फिर भी डांटता रहता हूँ कि गाली दो, लेकिन इतनी गंदी वाली ना दो, थोड़ी अच्छी वाली दो। तो बोलता है गाली में भी कैटेगरी आप रखते हो, सही है। मतलब मेरे से यही कहता है, छोटा है लेकिन मेरे से। कुटियट्टम केरल का है, संस्कृत नाटक पर आधारित है, यूनेस्को हेरिटेज में इसे शामिल किया गया, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। फिर आता है कृष्णाट्टम, केरल का है, कृष्ण से संबंधित है, बाकी आपको नहीं याद रखना है, ठीक है। मुडियट्टू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केरल का है, कथकली के समान मुकुट का प्रयोग यूनेस्को में शामिल है। आपसे जानते हो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? मैंने अभी एक दिन एक पेपर देख रहा था, शायद ईपीएफओ का था, मैं क्लियर तो नहीं कह सकता हूँ, या सीडीएस का होगा। उसमें यूपीएससी ने क्वेश्चन क्या पूछा था कि निम्न में से कौन सा केरल का नृत्य नहीं है, और उसने काफ़ी सारे डांस दे दिए थे। मुडियट्टू दे दिया था, आपका कथकली दे दिया था, मोहिनी अट्टम दे दिया था, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा कि केरल का कौन है कौन नहीं है, ठीक। चकियार कुथू केरल का है, ठीक है, हिंदू मंदिरों में परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। मिजाग, ये आपसे नहीं पूछेगा, झांझ और मिजागू, ठीक है। लेकिन आप में से कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर झांझ होता क्या है? अरे आप लोग अपने घर में मंजीरा बजाए हो ना, जब माता जी आपकी ढोलक बजाती होंगी और आप लोग वो मंजीरा है ना, जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं शादी के पहले, वो नहीं होता है, कुछ रस्में होती हैं लड़की को लेकर, तो बजाए जाते हैं, ठीक है। मुझे बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन मेरी माँ मुझे भगा देती थी, औरतों के बीच में कहाँ बैठ गए आके, है ना। तो ये ड्रामा बड़ा होता था हमारे घर में कि औरतों के बीच में क्यों बैठ गए आके। मतलब वो भी एक तरीके का भेदभाव होता है, औरतों के कार्यक्रम में पुरुष नहीं संलग्न हो सकते हैं, तो वो भी एक तरीके का शोषण होता था हम लोगों का। तो मैं वहीं पे देखता था लोग झांझ बजाते थे, तो मैं पूछता रहता था। और कई बार जब वो औरतें बेचारी सब थक जाती थी तो मैं अकेले लेके उन्हीं दोनों झांझों को, पीतल के होते थे, उनको आपस में बजाता था। और कई बार तो अच्छी अच्छी धुन निकल आती थी, तो बड़ा अच्छा लगता था। और ढोलक तो बजानी आती ही नहीं थी मुझे, डमरू बजा लेता हूँ। कुंथाबलम मंदिरों में नृत्य प्रदर्शन करने से संबंधित एक पवित्र स्थान होता है। मैं आपको बताऊँ, डमरू मेरे यहाँ एक छोटे से बच्चे का नाम है, डमरू, ठीक है। मतलब दिखने में बड़ा अच्छा लगता है डमरू। आपको फोटो दिखाते हैं, देखो डमरू की, ठीक है, देखिएगा आप, कितना अच्छा लगेगा, यूनिक टाइप का। ये देखिए, ये जो छोटा सा है ना, इस तरफ देख रहे हो, बिल्कुल अपनी बहन के साथ खड़ा हुआ है, इसका डमरू नाम है। इसको मैं कहता हूँ बहुत सीधा है, दुनिया का सबसे सीधा लड़का है,
लेकिन ये उतना ही दुष्ट है, उतना ही परेशान करता है अपनी बहन को और खूब युद्ध करता है, ठीक है। मतलब कभी साउथ इंडिया ड्रेसअप में मिलेगा, कभी किसी में मिलेगा। आपको देखो इसकी साउथ इंडिया वाली ड्रेस दिखाते हैं, साउथ इंडिया के परफॉर्मेंस में ये किस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा मतलब मक्कार बच्चा है कि एक दूसरे को परेशान ही करता रहता है, ठीक है। आपको देखो दिखाते हैं, ये देखिए, ठीक है। अब ये देखो, अब बेचारे इसकी इंसल्ट तो हो रही ना, इसकी प्राइवेसी का उल्लंघन हो ही रहा है, ठीक है। आप इसको देखो, वो साउथ इंडिया की ड्रेस में पहने हैं, ठीक है। तो ये डमरू है, ठीक, तो इसका नाम डमरू रखा गया है क्योंकि बजता रहता है ना पूरे दिन, समझ गए। तो यही है, कुछ अच्छी चीज़ें हो जाएं आर्ट एंड कल्चर में। अब ये देखो, ये ड्रेस पूछी जा सकती है आपसे, ठीक है, तो आप देख रहे हो, ठीक। चलिए, तो इतनी बातें हो गई। अब बात आता है यक्षगान के बारे में। यक्षगान क्या है? कर्नाटक का नृत्य है, ठीक है। संगीत की अपनी इसकी अलग शैली है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यक्षगान के बारे में कि कर्नाटक का ये संबंधित है, ठीक। ना हिंदुस्तानी है ना ही कर्नाटक है। मंदाला, चांदा, पुंगी, हारमोनियम, वाद्य यंत्र सब इससे रिलेटेड है, ठीक है। इसकी कई समांतर शैलियाँ हैं जिसकी प्रस्तुति आंध्र प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु इनमें भी होती है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखना है कि यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। चलिए, फिर बात आती है थय्यम। थय्यम केरल का है, वैष्णव, शैव, जैन तीनों का प्रभाव है। बुर्रा कथा ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था, आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। जश्न या भांड कश्मीर का है। रम्मत राजस्थान का है, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। बहुरूपिया राजस्थान का है, राजस्थान पीसेस वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। अब बात आती है कुछ और जो छोटे छोटे लोक नाट्य हैं। लोरिक चंदा छत्तीसगढ़, करियाला हिमाचल, रहेस छत्तीसगढ़, पूछेगा नहीं, ठीक है, बस देख लो लिख लो। गोधल महाराष्ट्र, ताल मद्देल कर्नाटक, पांडवानी छत्तीसगढ़, कई बार पढ़ चुके हो। पाला उड़ीसा, विदेशिया बिहार, छऊ बिहार उड़ीसा, ठीक है, बंगाल में भी होता है। दशावतार महाराष्ट्र, हरि कथा दक्षिण भारत, कीर्तन महाराष्ट्र, इस पे क्वेश्चन बन सकता है कीर्तन पे, ये आपको पता होना चाहिए। गंभीरा पश्चिम बंगाल, नकल पंजाब, पदायनी केरल, वारी लीबा मणिपुर, इंपॉर्टेंट इतने नहीं हैं, ठीक है। अब बात आती है कठपुतली कला की। अभी हम आपको कठपुतली कला पढ़ा देते हैं, फिर आपको पिक्चर्स के माध्यम से सारी कठपुतलियाँ दिखा देते हैं, ठीक है। कठपुतली कला दास्ताना कठपुतली होती है, पव कठपुतली, ठीक है, मतलब कई टाइप में ये कठपुतली कला होती है। जैसे दस्ताना कठपुतली होती है, छाया कठपुतली होती है, तो उन्हीं में से नंबर 1 है दस्ताना। दस्ताना के अंतर्गत कौन कौन शामिल है? दस्ताना के अंतर्गत शामिल है पव कथकली, ये केरल की है। कुंधेई नाच, ये उड़ीसा की है। दूसरी आती है क्षण कठपुतली, जिसमें पुतुल नाच है, पश्चिम बंगाल की। तो पास से किससे है? पुतुल, मतलब पश्चिम बंगाल से, ठीक है। आपको पता होना चाहिए इंदिरा गांधी की एक दोस्त रही हैं, अब ये मत कहना सर आपको कैसे पता, अरे बुक में लिखा है, ठीक है। उनका नाम है पुपुल जयकर, वो नाम है उनका पुपुल जयकर, और ये है पुतुल नाच, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। कंधई कथी कुंदई उड़ीसा की। यमपुरी कहाँ की? मतलब रावण बिहार की, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। छाया कठपुतली में आंध्र प्रदेश की है थोलू बोम्मलाटा, ठीक है, आंध्र प्रदेश की, ठीक है, मतलब छाया कठपुतली जो है वो आंध्र प्रदेश की है, थोलू बोम्मलाटा। तमिलनाडु में भी है बोम्मलत्तम, देखो आंध्र प्रदेश की है थोलू बोम्मलाटा, तमिलनाडु की है बोम्मलट्टम, ठीक है। टोगले गोबे अट्टा, ये नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। चमा दैचे बहुल्या महाराष्ट्र की, मतलब मराठी लैंग्वेज है। रावण छाया उड़ीसा की, इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। धागा कठपुतली असम में है पुतुल नाच, उड़ीसा में है गोपालीला कुंधे, ठीक है। तमिलनाडु की जो बोम्मलट्टम है उसमें डंडों एवं धागों दोनों का प्रयोग होता है। अभी हम आपको ये सारी चीज़ें दिखा देते हैं, फिर हम आपसे अलविदा लेंगे, थोड़ी मतलब इस क्लास से अलविदा लेंगे, ज़िंदगी से अलविदा नहीं लेंगे भाई, इतनी जल्दी नहीं मरना है मुझे, ठीक है। ये देखो, इसको बोलते हैं कठपुतली कला, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये पिक्चर देख रहे हो, ठीक, तो इसको देखो छड़ी से इसको रेगुलेट किया जा रहा है, ठीक, हाथ लिए हुए है, ये देखो धागे से बंधी हुई है, आप और अच्छे से देखोगे आगे। यहाँ पे थोड़ा मैं जूम करता हूँ, ठीक है। जैसे ये आप पिक्चर देख रहे हो, धागे से इसको बांधी गई, ये देखो ऊपर ये लोग परफॉर्म कराते हैं ना धागे से, ये कृष्ण देखो अर्जुन है, तो ऊपर से पीछे वो लोग वो करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो इसको डांस करा रहे हैं, ठीक है, धागे से, ठीक, यहाँ पे ये देख रहे हो, ठीक, यहाँ पे थोड़ा जूम करके दिखाते हैं आपको, तब और समझ में आएगा। देखो ऐसे बनाई जाती हैं लकड़ी की, ठीक है, धागा कठपुतली बनाने का तरीका। अब आपको बनाना तो है नहीं, है ना, लेकिन मैं आपको दिखा दे रहा। अरे आप लोगों ने जैसे अभी गुड़ियों का त्यौहार आया होगा, हमारे यहाँ एक त्यौहार होता है गुड़ियों का, मतलब धागे कपड़े की गुड़ियाँ बनाई जाती हैं, फिर उनको हम लोग नीम के पेड़ से
पिटाई करते हैं उनकी, है ना। ये भी एक तरीके का महिलावादी वो है, पितृसत्तावादी सोच का, ठीक है। ये देखो ऐसे सूट बूट पहन के आ गया बिल्कुल, ठीक है, लग रहा है जैसे जेंटलमैन है, ठीक है। ये देख सकते हो आप, मूल अवस्था ऐसे सिर हिलाने का, ठीक है, मतलब बिल्कुल रोबोटिक सिस्टम पे टाइप पे होता है धागा कठपुतली बनाना, ठीक है। ये देखो है, तो ऐसे मतलब इसको डिज़ाइन किया जाता है, ठीक। छड़ पुतली देखो, छड़ ऐसे बनती है, ठीक है, आपको बनाना नहीं, ये बुकलेट मैंने ऑलरेडी आपको शेयर कर दी थी, CCRT की बुक है, ठीक है। ये देखो छड़ पुतली बनाने का, ठीक, यहाँ पे ये सज्जन बना रहे हैं, ठीक है, लकड़ी से बनाते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो कैसे बना रहे, परफॉर्म कर रहे हैं, ये देखो ऐसे होता है, ठीक है। ये देखो बीन बजा रहा है, ये सब ऊपर से मतलब इसको वो कर रहे हैं परफॉर्म, है ना। ऐसा नहीं है कि ये हाथ से कुछ हो रहा है, तो लगता है ऐसे ही है कि जैसे अपने आप सब हो रहा है, ठीक है। ये देखो, है ना, ये इनसे मिलने आए हैं, ठीक। तो यही है, यही सारी चीज़ें आपको बस देखनी है, आप समझ गए, ठीक है। बाकी आपको इसमें ज़्यादा PhD थोड़ा ना करनी है। देखो ये सज्जन है ना, ये सज्जन देखो इनको डांस करवा रहे हैं एक तरीके से, तो बस यही चीज़ यहाँ पे आपको देखनी थी, बाकी आपको सारी चीज़ें पता है, ठीक है। तो इस तरीके से आज की हमारी आर्ट एंड कल्चर की क्लास कवर हुई। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, वहाँ पे हम देखेंगे क्या, चित्रकारी। मतलब हमने आपको गाना सुना दिया, बजाना सुना दिया, नाचना बता दिया, अब आता है चित्र, ठीक है। अब आपकी फ़ोटो शूट तो हो जाए ना, डांस करते हुए, रोते हुए, वियोगी बने हुए, तो वैसी फ़ोटो भी आनी चाहिए। तो अब हम आपको चित्रकारी वाला टॉपिक कराएंगे, साथ ही कुछ और उसमें जो मिसलेनियस होंगे उनको कवर कराएंगे। हालांकि मुझे नहीं लगता मिसलेनियस मुझे कराना पड़ेगा, क्योंकि चित्रकारी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि हम एंशियंट से इसे शुरू करेंगे और एंशियंट से शुरू करके मुगल टाइम पीरियड तक इसे ले जाएंगे, तो ये काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाता है, ठीक है। तो इसे हम कवर करा देंगे और फिर आपका ये टॉपिक आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप आज की क्लास समझ गए। मिलते हैं अपने अगले पार्ट, अगले डे में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।